हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं आपके स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के 11वीं और 12वीं की जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है, विशेष रूप से अकाउंटेंसी में, उन पे अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो भी साथी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको तो ये बात समझ में आ गई कि पढ़ना है तो यहीं पढ़ना है। कितनी शानदार तरीके से अपन आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपका ये जो प्यारा सा चैनल है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो अपने इस प्यारे से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हमारे द्वारा कोई भी जो भी सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है साथियों, तो पिछले सेशन में अपन ने चर्चा की थी कि जो लेखांकन के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उस पर अपन ने चर्चा की थी। बहुत से साथियों ने अच्छी तरीके से उनको देखा है, समझा है। जिनको ये लगा कि भाई ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट वाली है तो उन्होंने उसको नोट भी किया। कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जिन्होंने क्या तो किसी स्कूल में पढ़ाया है या ये कहे कि भाई पिछले एग्ज़ाम में भी वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो थोड़ी सी क्लियर होगी। जो साथी लगातार जुड़ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी पहली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में वो शामिल हो रहे हैं, तो वो अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि उनका पहले ही अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन है वो हो जाए, वो सक्सेस हो जाए। इसलिए अपने को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं और वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है वो सारा सिलेबस आपको कवर करना। और ये चीज़ आप कवर कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये बात कही भी गई है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, उस चीज़ की प्रति आपकी जड़ है वो मजबूत हो जाएगी। अपन जिस चीज़ से डरेंगे वो हमें डराएगी, जिसका सामना करेंगे वो अपन का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने को प्रयास करना है कि अकाउंटेंसी को भी खूब समय दे, क्योंकि अकाउंटेंसी में लोगों को ये लगता है कि देखो प्रैक्टिकल को तो अपने को आएगा नहीं और थ्योरेटिकल उसके क्लिष्ट शब्द वो अपने को कैसे याद होंगे, है ना। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कॉमर्स के जो लेक्चरर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं वो अकाउंटेंसी वालों के ही होते हैं, है ना। अकाउंटेंसी वालों के ही होते हैं, या जिसने चुनौतियों का सामना करते हुए अकाउंटेंसी को पढ़ लिया। आपको घबराहट की क्या ज़रूरत है, ये सिलेबस चेंज तो पीजी में होता है, यानी ईएफएम, बीएडएम और आपकी अकाउंटेंसी तो पीजी में होती है। 11वीं 12वीं में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, एक एमकॉम में ही तो जाके होता है। तो यहाँ तक आपने सब कुछ पढ़ा है तो अब आपको अकाउंटेंसी से घबराना नहीं है, हर पॉइंट है वो समझना है और उसी पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए होंगे फायदेमंद। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो आगे जो अपन बात कर रहे हैं लेखांकन की आधारभूत शब्दावली, यानी बेसिस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, है ना। कौन कौन से जो शब्द हैं जो आपके अकाउंटेंसी में प्रयोग किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। बहुत बार इन शब्दों से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें आपका पहला है क्रय यानी परचेज,
परचेज। क्रय से तात्पर्य माल यानी गुड्स। अब देखो क्रय सब अलग अलग होता है ना। क्रय के लिए ये बताया गया है कि जो माल आप पुनः बिक्री के लिए खरीदते हैं वो आपका क्रय माना जाएगा। जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और मैं पंखा खरीद रहा हूँ, 1000 पंखे, 100 पंखे, 200 पंखे, 500 पंखे मैंने खरीद लिए, लेकिन मैं उनको वापस बेच रहा हूँ, तो जो पंखे है वो मेरे लिए क्या होंगे? गुड्स होंगे, क्योंकि मुझे वापस बेचना है। लेकिन वही पंखा, जैसे मैंने 5 पंखे खरीद लिए और वो 500 पंखे मैंने दुकान में लगा दिए, है ना, वो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदे, तो वो मेरे लिए संपत्ति के रूप में काम में करेंगे, माल के रूप में काम में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रय से तात्पर्य क्या है? माल से, है ना। और इसमें क्या है कि माल के खरीदने से है, क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। किसके खरीदने से है? माल के खरीदने से। यदि व्यावसायिक संस्था क्रय है, वो विक्रय करती है, यानी जो माल खरीदा है उसको वापस बेचती है, विक्रय यानी बेचना, है ना। तो बेचने के लिए खरीदा गया जो माल है वो क्रय कहलाता है। क्लियर हो गई? जो बेचने के लिए खरीदा जाता है वो आपका क्रय की श्रेणी में आएगा। और क्या बात हो सकती है? यदि संस्था वस्तुओं का निर्माण, जिसमें उत्पादन भी करती है, वस्तुओं का निर्माण यानी उत्पादन करती है, तो क्रय से तात्पर्य कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के क्रय से होगा। जैसे मान लो कोई संस्था है, वो निर्माणी संस्था, मैन्युफैक्चरिंग संस्था। एक तो अपन देखते हैं जो व्यापारिक संस्था होती है जिन्होंने माल खरीदा और बेचा, वो तो होती है आपकी व्यापारिक संस्था, है ना। जैसे मान लो कोई, मेरे पास पंखे की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, मैंने 1000 पंखे खरीदे और उसको वापस बेच दिया, तो मैं कौन सी संस्था हूँ? व्यापारिक संस्था। लेकिन मैंने इस पंखे के जो पुर्जे खरीदे, जो इसकी क्या कहते हैं, इसकी मशीन है, इसके वायर है, यानी जो जो छोटा छोटा जो मटेरियल है वो मैंने खरीदा और फिर मैंने इसको तैयार किया, तो मैं हो गया, मेरी जो कंपनी होगी वो आपकी होगी निर्माणी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ऐसी संस्थाओं के लिए भी जो माल है वो परचेज की श्रेणी में ही आएगा। कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित कर तैयार माल को बेचा जाता है ना, फिनिश गुड्स को बेचा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि खरीदा गया माल पुनः विक्रय करने के लिए हो तभी उसे क्रय माना जाएगा। जो खरीदा, मतलब शॉर्ट्स नोट में अपन क्या कह सकते हैं कि जो माल आपने खरीदा है वो अगर आप वापस बेचते हो तो वो आपके लिए माल होगा, और जो खरीदा गया माल वापस नहीं बेचते हो आप, तो वो आपकी संपत्ति के रूप में काम करेगा, असेट्स के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, एक पंखे का व्यापारी अपनी संस्था में 500 पंखे खरीदता है, तो वो होंगे उसके लिए माल या संपत्ति या अदर कुछ भी पूछ सकता है। तो वो पुनः विक्रय के लिए खरीद रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो उनके लिए क्या होगा? गुड्स की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? परचेज के बारे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण आता है पॉइंट, सेल्स यानी विक्रय, उसी का अपोजिट। जो माल अपन बेचते हैं उसको अपन विक्रय कहते हैं। इसमें क्या है कि विक्रय से तात्पर्य उस बिक्री से है जहां माल का क्रय ही पुनर्विक्रय के लिए किया गया है। यानी विक्रय से तात्पर्य क्या है? उस बिक्री से जहां जो अपन ने माल खरीदा है वो किस उद्देश्य से खरीदा गया? पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया है, उसे बेचने के पर्पज से क्या किया गया है? खरीदा गया है। तो ऐसे कंडीशन में वो विक्रय माना जाएगा। किसी संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं है ना। किसी संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं है। जैसे फर्नीचर बेचा, है ना। अब ये एक ऑप्शन आ जाता है, क्या?
जैसे ही आ गया फर्नीचर बेचा, अब देखो इसमें सेल्स आ गया ना, अब अपन क्या करते हैं, ये सेल्स लगा देते हैं, लेकिन फर्नीचर का नाम आ गया तो अपने को फर्नीचर बेचेंगे तो या तो कैश होगा या बैंक होगा। अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे ये बेचा नहीं है, यहाँ पे अपने संपत्ति को बेचा है ना, तो ऐसी कंडीशन में बेचा का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो किसी संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर अपनी संपत्ति जो फिक्स एसेट्स है वो कम हो जाएगी और लिक्विड एसेट्स है वो बढ़ जाएगी, है ना। और क्या है, किसी सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने से प्राप्त आयगत राशि विक्रय कहलाती है। कौन सी राशि, आयगत राशि। राशि दो तरीके की होती है, एक तो आयगत और एक पूंजीगत, चाहे वो आयगत आय हो या आयगत व्यय हो, है ना। आयगत आय और व्यय वो होते हैं जो P&L में शो किए जाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको दिखाया जाता है। अगर व्यय है तो टू साइड में आएगा या डेबिट साइड में आएगा, और अगर इनकम है तो वो बाई या क्रेडिट साइड में आएगी, यानी आयगत आय और आयगत व्यय होगा वो माना जाएगा। तो ये आयगत राशि विक्रय कहलाएगी। विक्रय में नगद और उधार दोनों को शामिल किया जाता है कि भाई अपन सेल्स करते हैं, बिक्री करते हैं, तो वो अपने पास उधार भी होगी और नगद भी होगी, दोनों तरीके से अपन उनको बेचते हैं। यदि फर्नीचर का व्यापार करने वाला व्यापारी फर्नीचर बेचता है तो ये विक्रय माना जाएगा। फर्नीचर का जो व्यापार कर रहा है ना, फर्नीचर का जो व्यापार कर रहा है और फर्नीचर बेच रहा है तो वो उसके लिए विक्रय होगा, है ना, क्योंकि वो व्यापारी, उसने जो फर्नीचर खरीदा है वो पुनर्विक्रय के लिए खरीदा है, ठीक है। परंतु यदि यही व्यापारी अपनी मशीनरी को बेचता है तो वह विक्रय नहीं कहलाएगा। अगर मशीन को बेचता है तो जैसे वो लिख दे मशीन को बेचा, तो वहां पर अपने विक्रय नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा। इसके बारे में एक थोड़ा सा ये शब्द भी कहा जाता है कि जिस वस्तु के बारे में हमें पता है वो माल नहीं होगी। जैसे फर्नीचर बेचा, है ना, मशीन खरीदी, अपन को पता चल गया ना क्या खरीदार क्या बेचा, तो यहाँ पर अपन को परचेज और सेल्स का प्रयोग नहीं करना। लेकिन अगर ये एक अपन को पता नहीं है, अगर ऐसा है कि माल बेचा, अब माल में क्या बेचा तो वहां पर सेल्स आएगा। माल खरीदा, हमें पता नहीं है क्या खरीदा, तो वहां पर परचेज आएगा। तो जहां पर हमें पता चल जाता है क्या बेचा और क्या खरीदा, वहां पर परचेज और सेल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जहां पर हमें पता नहीं होता है क्या बेचा और क्या खरीदा, तो वहां पर हमें परचेज और सेल्स का प्रयोग है वो करना होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका सेल्स से रिलेटेड हो गया। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां है ना। अकाउंटेंसी का जो कहते हैं ना बेस है, आधार है, इनको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न। जब एक व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल, है ना, जब एक व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल यानी गुड्स को किसी भी कारण से वापस विक्रेता के पास लौटाया जाता है ना। जो माल आपने क्या किया था, क्रय किया था, अब आपने देखा वो माल आपने खरीद लिया, किसी भी राम मोहन सोन दिनेश अभिषेक सुरेश से आपने माल खरीद लिया। खरीदने के बाद किसी भी कारणवश वो आपको अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी अच्छी नहीं है, साइज सही नहीं है, डैमेज आ गया, है ना, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी सही नहीं है, डिस्काउंट ज़्यादा नहीं दिया, है ना, आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, पैसों की जल्दबाजी कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपने जो माल खरीदा है अब वापस से आप लौटा रहे हो। तो जब एक व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल को किसी भी कारण से वापस विक्रेता के पास लौटाया जाता है तो ये क्रय वापसी कहलाती है। इसे बाह्य वापसी, ये रिटर्न आउटवर्ड है वो कहा जाता है। इस शब्द को याद कर लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है ना।
रिटर्न आउटवर्ड। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि रिटर्न आउटवर्ड कौन सा खर्चा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ये ध्यान रखना भाई, प्रत्यक्ष खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से घटाया जाएगा, है ना। रिटर्न आउटवर्ड है वो आपका, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं परचेज रिटर्न, यानी P/R, है ना। या ये कह दो या इसको कह दो रिटर्न आउटवर्ड। क्या कह दो? रिटर्न आउटवर्ड कह दो या परचेज रिटर्न कह दो, जिसे हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे क्रय से अर्थ उस माल की खरीद से है जिसे पुनः विक्रय बेचा जाना है। किसी भी प्रकार की क्रय की गई संपत्ति को वापस भेजना क्रय वापसी नहीं है ना। जो माल खरीदा ना वो माल ही वापस करेंगे तो ही क्रय वापसी माना जाएगा। अपन ने कोई संपत्ति खरीदी, कोई मशीन खरीदी, कोई, है ना, उसको वापस भेज रहे तो वो क्रय वापसी नहीं होगी। ये ध्यान रखना अपने को। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि एग्जाम है वो फाइट करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पॉइंटों में बच्चे रह जाते हैं। उनके मन में इस बात का बहुत गम रहता है कि अपन पॉइंट से रह गए, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है वो परीक्षा में बनते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप स्किप कर देते हो तो उसका खामियाजा ना आपको स्वयं को भुगतना पड़ता है। वो खामियाजा वो भुगते कौन? आप स्वयं। इसलिए छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो जो संपत्ति होगी ना उसको वापस करेंगे तो क्रय वापसी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी का विपरीत विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न्स, है ना। बेचा, जो माल अपने बेचा था अब वो वापस आ गया। क्रय वापसी में क्या होता है? जो माल अपन ने खरीदा था अब वो वापस अपन लौटा रहे हैं किसी भी कारणवश। दूसरा होता है विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। इसमें अपन ने माल बेचा था और जो सामने वाली पार्टी है वो हमें वापस माल लौटा रही है किसी भी कारणवश, चाहे माल बढ़िया नहीं हो, क्वालिटी बढ़िया नहीं हो, क्वांटिटी बढ़िया नहीं हो, डिस्काउंट बढ़िया नहीं मिला, है ना, माल डैमेज है ना, कोई भी कारण हो सकता है। उसकी वजह से जब अपन माल वापस लौटाते हैं तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। जब व्यापारी द्वारा बेचे गए माल यानी गुड्स सोल्ड को माल का किसी भी कारण से वापस लौटा देता है ना। जब व्यापारी द्वारा बेचे गए माल को किसी भी कारण से वापस लौटा देता है तो इस प्रकार की जो क्रिया, जो व्यवहार है या लेन देन है, उसको विक्रय वापसी कहा जाता है। चूंकि बिका हुआ माल वापस व्यवसाय में ही आ रहा, अतः इसे आंतरिक वापसी रिटर्न इनवर्ड क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड। ये आपका कौन सा है? रिटर्न इनवर्ड कौन सा हो गया? ये आपका सेल्स रिटर्न में से कम होगा, यानी इसको दूसरा क्या कह सकते हैं? SR सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कई बार ये प्रश्न पूछता है। तो आपने एक नाम सुना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कई बार ज्ञात करनी होती है तो उसमें अपने को क्या करना पड़ता है? जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स है उसमें से अपन क्या करते हैं? अपना क्या क्या नेट सेल्स अगर अपने को ज्ञात करनी है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे और उसमें क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे, तब अपने पास क्या आएगी? नेट सेल्स आएगी। अब उस नेट सेल्स में क्या ये लेस होना चाहिए, तो ये कई बार लेस नहीं होता। इस तरीके से अपने पास छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न आउटवर्ड यानी क्रय वापसी, इसको अपने भेजा बाहर जा रहा, आउट यानी आउटवर्ड बाहर जा रहा, अपने माल में से जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड ये वापस आ रहा है, इसका मतलब अपन ने जो माल बेचा था वो वापस आ गया, अपना माल वो बढ़ गया, तो इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पूंजी। पूंजी कैपिटल जो व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसलिए व्यापार का स्वामी व्यापार में जो पूंजी लेके आता है
उस पे उसे ब्याज दिया जाता है, और व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से जो राशि निकाली जाती है उस पे उस आहरण पर ब्याज लिया जाता है ना। इसी कारण से तो पूंजी है व्यापार का महत्वपूर्ण स्तंभ होती है ना, इसलिए इसको व्यापार में दायित्व के रूप में माना जाता है, और इसीलिए जो बैलेंस शीट होती है उसके लायबिलिटी साइड में से दिखाते हैं। यह वह धनराशि होती है जो व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या विस्तार करने के लिए विनियोग की जाती है ना। या तो अपने व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, है ना, तब पूंजी की आवश्यकता होती है, और कई बार जब अपने व्यापार को अपन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है, विनियोग करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, तो वो भी पूंजी का रूप ही होती है। इसी राशि से माल और संपत्तियां खरीदी जाती है। जो पूंजी लेके आओगे उसी पूंजी से अपना व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि उसकी सहायता से अपने को माल खरीदना है, संपत्तियां खरीदनी है ना। माल का क्रय पुनः विक्रय के लिए होता है, ठीक है, और संपत्तियों का क्रय व्यवसाय के संचालन के लिए होता है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि संपत्तियों का क्रय क्यों कहता है, तो व्यवसाय के संचालन के लिए संपत्तियों का क्रय किया जाता है, जबकि माल का क्रय है वो पुनः विक्रय के लिए किया जाता है। तो यानी पॉइंट बनते बहुत है, उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कैसे चलता है, वो अपने हिसाब से इसको सेट करता है, और उस सेट करने के आधार पर ही आपसे प्रश्न छोटे छोटे पर वहां से वो प्रश्न बड़े बनाकर आपको कंफ्यूज करके वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो माल का क्रय वो पुनः विक्रय के लिए, और संपत्तियों का क्रय है वो व्यवसाय के सफल संचालन के लिए क्रय किया जाता है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। इसमें और क्या है कि पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व है। क्या है, आंतरिक दायित्व है, इंटरनल लायबिलिटीज। पूंजी की गणना के लिए सभी संपत्तियों में से बाहरी दायित्वों को घटाया जाता है। तो ये हो गया आपका, है ना। अगर आपको कैपिटल चाहिए, है ना, सी कैपिटल, अगर असेट्स में से अपने आपकी लायबिलिटीज घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अगर अपने को असेट्स चाहिए तो अपन लायबिलिटीज में कैपिटल जोड़ देंगे तो अपने पास असेट्स आ जाएगी। अगर अपने को लायबिलिटीज चाहिए तो असेट्स में से कैपिटल है वो घटा देंगे तो अपने पास लायबिलिटीज आ जाएगी। ये आपकी समीकरण होती है, यानी कैपिटल चाहिए तो असेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे, असेट्स चाहिए तो लायबिलिटीज और कैपिटल को जोड़ देंगे, और अगर लायबिलिटीज चाहिए तो असेट्स में से कैपिटल घटा देंगे। तो ये दे रखा है इसमें कि पूंजी संपत्तियां बराबर बाह्य दायित्व है, यानी असेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना। तो इस तरीके से अपने को असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। ये समीकरण है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। छोटा क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इसका मतलब आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो आता आहरण, जिसे अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग। आहरण ड्राइंग, है ना। मैंने ये बताया था कि व्यापार का स्वामी व्यापार से अगर कुछ माल या पैसे निकालता है उसे अपन क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं, ठीक है। आहरण से यहाँ से व्यापारी द्वारा व्यापार से अपने व्यक्तिगत खर्चों या कार्यों के लिए निकाली गई नगद राशि से, अपने कार्यों के लिए वो नगद राशि निकालता है तो वो क्या आएगा, आहरण की श्रेणी में आएगा। नगद राशि के अलावा व्यापारी व्यापार से माल भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए ले सकता है, यह भी आहरण ही होगा, ड्राइंग ही माना जाएगा। तो वो पैसे भी निकाल सकता है और माल भी व्यापार से निकाल सकता है, दोनों ही कंडीशन में वो राशि है, वो माल है, वो व्यापार के लिए आहरण माना जाएगा, ठीक है। यदि व्यापारिक संस्था साझेदारी संस्था है ना, कौन सी, पार्टनरशिप आपकी पार्टनरशिप है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया था पूंजी पर ब्याज लिया भी जाएगा और पूंजी पर ब्याज दिया भी जाएगा और आहरण पर ब्याज है वो लिया भी जाएगा। तो साझेदारी द्वारा व्यवसाय से नगद अथवा माल अपने व्यक्तिगत
काम के लिए लेना आहरण कहलाता है। आहरण पर व्यापारी द्वारा व्यापार को ब्याज भी दिया जा सकता है। अगर साझेदारी संलेख में या साझेदारी विलेख में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी साझेदार है वो राशि निकालेगा तो उस पर आहरण पे ब्याज लिया जाएगा तो ही लेना, अगर अभाव है तो नहीं लिया जा सकता। ठीक है। साझेदारी संस्थाओं में ब्याज का प्रावधान यदि साझेदारी संलेख में हो तभी ब्याज दिया जाएगा। यानी पार्टनरशिप डीड में इस बात का उल्लेख हो कि साझेदार द्वारा कोई भी राशि का आहरण किया जाता है तो उससे ब्याज वो लिया जाएगा, उससे ब्याज वसूल किया जाएगा, तो उस शर्तों के अनुसार है उस व्यक्ति से ब्याज लिया जाएगा। तो आहरण का भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट मान सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आहरण है उसमें सबसे आगे, क्योंकि इसमें माल का आहरण भी होता है और नगद का आहरण भी होता है। आपको पता है परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति व्यापार से माल निकालता है तो वहां पर परचेज है वो क्रेडिट हो जाता है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कोई चैरिटी को कोई माल दान में देता है तो वहां पर परचेज है वो क्रेडिट होता है ना। तो इस तरीके की आपको बात आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, क्योंकि आहरण है एक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यही आहरण है आपका पार्टनरशिप में भी आएगा, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आहरण को आप एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में शामिल कर सकते हैं। पर आहरण पे ब्याज कब लगेगा, जब साझेदारी विलेख में इस बात का उल्लेख होगा तभी ब्याज लगेगा। ठीक है, ओके है। बताओ देखें आज के सेशन के बारे में, फटाफट अपने कमेंट दो, देखें कैसा लगा आज का सेशन, कुछ समझ में आया या नहीं, और अगर नहीं आया तो कौन से पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आए जिसपे अपन और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और उसका बेनिफिट है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। बताओ देखें। ठीक है, तो लगातार देखो तैयारियों में लग जाओ, जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे उसका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल मई में हो जाए, और अप्रैल मई में हो जाती है तो इसका मतलब आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम ही बचता है। तो अपने को प्रयास करना है कि तय समय पर अपना जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।